हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। चलिए बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इन दो टॉपिक पर बात करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या है और दूसरा टॉपिक होगा संस्थागत व्यवस्थाएं क्या है। इन दोनों टॉपिकों को पढ़ेंगे। दोनों टॉपिक हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं संविधान क्यों और कैसे में कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या है। तो हम जानते हैं कि आंदोलन की विरासतों की जब भी हम चर्चा करते हैं तो हमें पता है कि हमें पता है कि आंदोलनों के द्वारा ही बहुत सारे रास्ते है ना, कैसे आंदोलनों के द्वारा ही, आंदोलनों से ही बहुत सारी चीजों के रास्ते निकल कर आते हैं। जैसे आप भारतीय आंदोलनों की बात करें तो हमारे यहां पर अगर हम देखते हैं तो 57 की क्रांति को सबसे बड़ा मानते हैं शुरुआत में, यहां से लेकर और पूरा 1942 तक ये आंदोलनों का दौर आपको देखने को मिला। अलग अलग आंदोलन आप यहां पर देख पाते थे। 57 की क्रांति के बाद आप इसमें साथ में किसानों को समस्याएं हुई तो उनके आंदोलन, किसान आंदोलन है ना, या फिर आप देख सकते हैं समाज में समाज सुधार, धार्मिक आंदोलन, और फिर राष्ट्रीय आंदोलनों का दौर आएगा गांधी जी के वापस आने के बाद, कांग्रेस की स्थापना के बाद। चंपारण देखा, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन देखा है ना, आपने खेड़ा आंदोलन देखा, बारदोली आंदोलन देखा, आपने HRA का गठन देखा, आपने रॉलेट एक्ट का आना देखा, जलियांबाग का गठन देखा, आपने खिलाफत देखा, आपने असहयोग देखा, आपने सबनयवज्ञा आंदोलन देखा, और फिर आपने लास्ट में काकोरी कांड देखी, और आखिर में आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद अंग्रेजों को समझ में आने लगा था कि भाई इनको छोड़ना पड़ेगा और इनका कुछ स्ट्रक्चर बनाना होगा। इन्हीं आंदोलनों से हमने सीख लेते लेते जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने संविधान सभा बनाई। उस संविधान सभा में भारत के कई सारे लोग गए जो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग भाषा वाले और अलग अलग धर्म और जाति वाले लोग थे। वो गए और वहां पर उन्होंने अपना संविधान बनाने का कार्य किया। हमने यह भी समझा था कि संविधान कैसे बना था। संविधान की कार्यशैली और कार्यविधि दोनों हमने देखी हुई थी। कार्यशैली कैसी थी, हमने विचार विमर्श, जो मतभेद थे उनके ऊपर भी बहस करना, बहस है ना, ये सारे, और बाद में डिसीजन जो हो वो लगभग एक मत से हो जाए, सभी लोग सहमत हो जाएं, सबकी सहमति से हो जाए, ये प्रोसीजर हमने रखा था। कार्यविधि में हमने रखा था कि संविधान सभा के लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। ऐसी 8 मेजर कमेटियां हमने देखी हुई थी और कुछ छोटी कमेटियां थी, समितियां थी जिनमें हमने बांटा था। और आप देखें इन समितियों के अध्यक्षों की आपस में बहुत ज्यादा बनती नहीं थी, मतभेद देखने को मिलते थे, फिर भी सबने, क्योंकि उनके सैद्धांतिक मतभेद थे, सबने काम किया और एक संविधान, अच्छा संविधान बना देते हैं। 166 दिन संविधान सभा में बहस होती है और आम लोगों और अखबारों के लिए वो हमेशा खुले थे कि वो अपने विचार वहां पर दे सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं, अपने पत्र के माध्यम से वहां पर अपने विचार भेज सकते हैं कि संविधान में क्या शामिल करें। तो कहने का मतलब यह है कि हमने ये भी देखा था कि अमेरिका और फ्रांस ने जैसे अपने संविधान सभा को ऐतिहासिक रूप दिया था, वैसे ही भारत ने भी अपनी संविधान सभा की एक एक बहस को अलग अलग मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया। तो हमें यह देखना है कि जो संविधान है, तो संविधान केवल संविधान सभा के बूते नहीं बनता है ना, संविधान केवल संविधान सभा के बूते नहीं बनता, आप ऐसा मान के ना चले। भारत की संविधान सभा बहुत विविधतापूर्ण थी। अगर यहां पर विविधता आप देखें, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आपको देखने को मिल सकती है। तो विविधतापूर्ण थी और वो सामान्य ढंग से तो काम कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि सबकी अपनी अलग मान्यताएं थी। हर एक क्षेत्र, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक भाषा के लोगों की अपनी मान्यताएं थी, तो कर नहीं पाती थी। और उनके पीछे सिद्धांतों पर आम सहमति भी ना हो पाती, ये भी बहुत संभव था, मतलब जिन पर संविधान में रख रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर बात करी कि भाई आंदोलनों के दौरान हम इकट्ठे हुए थे, वहां पर भी कुछ चीजों को लेकर सहमति बनी थी। तो और हमने बहस और विचार विमर्श का रास्ता हमेशा खोल के रखा था। इन सिद्धांतों पर संविधान लागू होने के कई दशकों के पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलनों में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। जैसे प्रस्तावना की बात करें, मूल अधिकार की बात करें, सबको शिक्षा के अधिकार की बात करें, सबके समानता के अधिकार की बात करें, इन सब पर बहुत पहले से चर्चा हुई थी कि हम मतलब आंदोलनों के दौरान ही ये चर्चा हो रही थी कि हम एक संविधान बनाएंगे, लोगों को मताधिकार होगा, लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ये सभी बातें बहुत पहले से हो रही थी
उदाहरण के तौर पर अगर एक चीज आप देखते हैं, एक और हम बात करें कि उद्देश्य का प्रस्ताव जो है जो 1946 में आया, ये उद्देश्यों को परिभाषित करता है। क्या उद्देश्य होने वाले हैं संविधान सभा के और संविधान की उनको परिभाषित करेगा। ये उद्देश्यों और मूल्यों को समाहित, इसमें क्या किया गया है, उद्देश्य और मूल्यों को समाहित किया गया है कि हमारे क्या उद्देश्य और क्या मूल्य हैं, इसे उद्देश्य के प्रस्ताव में शामिल किया गया है कि उनको लेकर चले। अगर आप उद्देश्य के प्रस्ताव पर नजर डालते हैं तो क्या क्या आपको उद्देश्य के प्रस्ताव में मिलेगा, तो आप देखेंगे भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है, ऐसा बोला गया। स्वतंत्र मतलब हम आजाद हैं, हमारे ऊपर और कोई नहीं। संप्रभु का मतलब हमारे आंतरिक और विदेशी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। गणराज्य का मतलब होगा कि हमारे देश का जो प्रधान मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत ना होकर वो मतलब क्या है, मतलब हमारे यहाँ पर गणराज्य का मतलब क्या होगा कि वंशानुगत ना होकर वो क्या होगा, एक निश्चित समय के लिए होगा, उसका एक समय होगा, वो निर्वाचित होगा। ऐसी बातें हमने देखी क्योंकि हम लोकतंत्र गणराज्य की तरफ गए। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। मतलब यहां पर हम क्या कहें, अल्टीमेटली हमको क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। बाद में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम क्या है, राज्यों का संघ है। कौन कौन से, भारत क्षेत्र की जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारा अंग बनना चाहते हैं, तो वो क्या होंगे, उनका संघ भारत को माना जाएगा। संघ की इकाइयां क्या है, स्वायत्त होंगी। मतलब जो इकाइयां बनाई जाएंगी, इकाइयों का मतलब क्या है, इनको हमने कैसे बनाया, तो इनको हमने राज्य के रूप में देखा और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखा। ये क्या होंगी, स्वतंत्र होंगे, स्वायत्त होंगे। उन पर सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। यहां पर शक्ति का विभाजन बाद में हम बात करेंगे कभी। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता होगा। मतलब क्या बताया गया है कि हमारे यहाँ पर हम चूंकि लोकतंत्र हैं तो हमारे यहाँ पर जनता ही शक्ति का स्रोत होगी। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, मतलब एक चीज आई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की जाएगी। बाद में प्रस्तावना में ये चीज शामिल होगी, आप देखेंगे। कानून के समक्ष समानता की बात की जाएगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात भी की जाएगी, अवसर की समानता की बात भी की जाएगी। कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता होगी। ये आपको स्वतंत्रताएं यहां पर प्रदान की गई हैं। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजाति क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्ग को समुचित सुरक्षा यहां पर प्रदान की जाएगी। ये हमारी प्रस्तावना ऐसा कहती है। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा की जाएगी। मतलब आप देखेंगे इसकी क्षेत्रीय अखंडता पर ही बात करेंगे, जमीन पर, पानी में और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा की जाएगी। सभ्य राष्ट्रों के कानूनों और न्याय के अनुसार ही हमारी क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी, इन अधिकारों की रक्षा की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा, ऐसा यहां पर बोला गया था। ये बातें किसमें रखी गई थी, जो हमारा उद्देश्य का प्रस्ताव था उसमें रखी गई थी। इसी उद्देश्य के प्रस्ताव को थोड़ा सा परिवर्तित करके क्या बना लिया हमने, फिर बाद में प्रस्तावना बना ली। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्वजनीय पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया है, हमने जगह दी है, और इनमें से अधिकांश को तो हमने मूल अधिकार में भी जगह दी है। हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल नियम प्रक्रिया बना दिए गए हैं, उनमें आप भूले रहो, बल्कि एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। मतलब आंदोलनों के दौरान जो बातें कही जा रही थी, तो उन बातों को भी यहाँ पर जो भी वहां पर निराकरण करके निकाला जा रहा था कि हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, तो उनको यहाँ पर समाहित किया गया है संविधान के अंदर। तो इसीलिए तो हम कह सकते हैं, इसी आधार पर तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलनों की विरासत भी संविधान को कहा गया है, क्योंकि जो आश्वासन वहां पर दिए गए हैं उन आश्वासनों को संविधान के माध्यम से पूरा किया गया है। अब संस्थागत व्यवस्थाओं की हम बात करें, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या होगा, तो संविधान को प्रभावी बनाने का यह कैसा कारक है, तीसरा कारक है। सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाएगा। मतलब अगर आप मोटे तौर पर देखें कि अगर आप इसके विभिन्न अंगों की चर्चा करते हैं, अगर हम विभिन्न अंगों की चर्चा करते हैं, तो एक तो अंग आ जाएगा विधायिका का, दूसरा अंग आ जाएगा कार्यपालिका का, और तीसरा अंग आ जाएगा न्यायपालिका का। एक वीडियो में हमने बात करी थी कि इन तीनों को ऐसे संतुलित किया गया है कि तीनों समझ नहीं पाती हैं कि ऊपर कौन है। कार्यपालिका किसी काम को इनिशिएट करेगी, विधायिका बनाएगी उस पर कानून वगैरह जो है, और न्यायपालिका बताएगी कि सही गलत क्या है। और न्यायपालिका की नियुक्ति है, उसके नियम कानून फिर
विधायिका में बनेंगे और इनिशिएट कौन करेगा, उसको कौन सबसे पहले उसको प्रोत्साहित करेगा, वो कार्यपालिका करेगी। तो इनके बीच में संतुलन बहुत वो सोच विचार करके स्थापित किया गया कि कोई अपने आप को ऐसा ना सोच पाए कि हम ऊपर हैं। समझ में आ रही बात? किसी को ऐसा ना लगे कि हम ऊपर हैं या ये संस्था हमसे, तो अल्टीमेट पावर किसी के पास नहीं जाएगी। और जब ये ऐसा लगेगा कि तीनों बराबर हैं तो फिर कोई तानाशाह नहीं हो पाएगा और जो लोकतंत्र का मंदिर हमने बनाया है वो हमेशा जगमगाता रहेगा और चलता रहेगा। व्यवस्था को स्वीकार किया, एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। मतलब विधायिका के अपने अधिकार हैं और कार्यपालिका को कोई काम करना है तो वो बताएगी, लेकिन बनेगा कहां, वो कोई कानून बनाना है, कोई बड़ा स्टेप लेना है विधायिका में। ऐसे ही आप देखें कि राज्य और केंद्र के बीच में भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अनुसूची 7 में इसका जिक्र भी है। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखा और उनने उसमें कोई संकोच भी नहीं किया। हमको लग रहा है कि फ्रांस में केंद्र राज्य संबंध में कुछ गड़बड़ी आ गई है, हमने वहां से सीखा और अपने यहाँ पर कुछ कर लिया। हमको लग रहा है कि फलाने देश में मूल अधिकार थे और वहां पर ऐसी कुछ दिक्कत थी तो हमने मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया, बोले वो वाली दिक्कत हमारे यहाँ भी आ सकती है क्या, उसको हटा दिया। तो हमने दूसरे देशों से सीखने में कोई संकोच कभी नहीं रखा, क्योंकि आप अगर खुद सीखते, हर बार ठोकर लगाकर सीखते तो बहुत लंबा समय लग जाता। वैसे ही संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है और अगर हम हर चीज को नए सिरे से करते, एक्सपेरिमेंट करते तो 5-7 साल में हम संविधान बना पाते। इसलिए हमें दूसरे देशों में देखने पड़े कि कॉन्सेप्ट जो हमारे जैसे हैं या हम चाहते हैं वहां पर काम कर रहे तो उसमें क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके उस कॉन्सेप्ट को हमने स्वीकार किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने में भी कोई परहेज नहीं किया। जो हमारी संवैधानिक परंपराएं हैं उनसे भी इन्हें कुछ ना कुछ ग्रहण किया। उन्हें व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्हें किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी उन्होंने नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया, कई सारे प्रावधान उन्हें लिए हैं, कई सारे प्रावधानों को उन्हें एक्सेप्ट किया है। अभी हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि हमने खास चीजें कौन कौन से देशों से ली हैं। उन विचारों को कोई लेना कोई नकलची मानसिकता या परिणाम नहीं था, बल्कि इससे बिल्कुल अलग था। क्योंकि नकलची तो नहीं है, कई सारे लोगों ने बोला है कि नकलची है। मान लीजिए कि आपने कोई चीज बनाई है तो पहले आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको उसका प्रयोग करना पड़ेगा, फिर आप पूरे देश में लगा पाएंगे, प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। इसलिए हमने देखा कि यार अमेरिका में मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट अच्छा है, ले लिया। अमेरिका में उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट अच्छा है, हमने ले लिया। आयरलैंड में राज्य के नीति सिद्धांत जो हैं वहां पर कुछ और नाम से होंगे, हमने वो ले लिए, यहां पर हमने डीपीएसपी नाम दे दिया। तो संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारतीय समस्याओं या आशाओं के भारतीय समस्याओं या आशाओं के अनुरूप उनको तैयार किया गया है। यह भारत का सौभाग्य था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण को नहीं अपनाया, संकुचित दृष्टिकोण को छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया है और उन्हें अपना लिया है। और हमारे संविधान में भी उनको क्या की गई है, जगह यहां पर दी गई है। अब देखें ये संविधान सभा में ये विचार विमर्श कुछ ना कुछ चीजों को लेकर चलता रहता है, ऐसी संविधान सभा चल रही थी। तो हम पूछ ये वहां पर अब ये बातचीत का एक खंड है जो यहां पर फोटो के साथ लिखा हुआ है, आपकी किताब में भी है। इतिहास के पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है। आज इस समय संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। तो ये विचार विमर्श के दौरान ऐसी बातें आपको सामने में आती थी। तो संस्थागत व्यवस्थाएं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है। आप हमारे टॉप कोर्सेज देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर 100% फ्री। ई नोट्स एंड ई बुक्स आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।